नमस्कार। बीए थर्ड ईयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो द्वितीय इकाई है उसका जो प्रथम टॉपिक हमारे सिलेबस में है राष्ट्रीय शक्ति और उसके विभिन्न तत्व। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस संबंध में हमें रखनी है। इस टॉपिक का जो प्रश्न है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या है और उसके विभिन्न तत्वों की चर्चा कीजिए। तो इस संबंध में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम राष्ट्रीय शक्ति के अर्थ के रूप में लेंगे। राष्ट्रीय शक्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने में शक्ति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, शक्ति प्राप्त करने, उसको प्रदर्शित करने और शक्ति को अभिवृद्धि करने में ही उसका संबंध रखता है। कोई भी राष्ट्र ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को एकत्रित करे, उसका प्रदर्शन करे और उसकी प्रचार प्रसार करे। तो हर राष्ट्र जो है उसकी जो विदेश नीति का निर्माण होता है या अपना जो राष्ट्रीय हितों की जो पूर्ति करते हैं उसका सीधा संबंध उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति से होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बिंदु माना है जिसके चारों तरफ विदेश नीति चक्कर काटती है। उसी के आधार पर विदेश नीति हर राष्ट्र की तय होती है। मॉर्गेंथो ने, कुछ विचारकों ने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी है जिससे कि हम राष्ट्रीय शक्ति को समझ सकें, लेकिन मॉर्गेंथो ने इसकी सबसे अच्छी परिभाषा की है। वो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यानी कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राष्ट्र की वह क्षमता दर्शाती है जिसके आधार पर कोई भी राष्ट्र अपना प्रभाव और नियंत्रण दूसरे राष्ट्र पर रख कर अपने हितों की पूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा करता है। तो इस प्रकार से मुख्य लक्ष्य यही होता है हर राष्ट्र का कि अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे और उनकी पूर्ति करे। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्व क्या है, कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली कब बनता है, उन विभिन्न तत्वों का विवेचन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्र जो शक्तिशाली बनता है उसके जो विभिन्न तत्व जो हमें पढ़ने हैं, मुख्य तौर से भूगोल है, यानी भौगोलिक स्थिति क्या है उस राष्ट्र की, प्राकृतिक संसाधन क्या है उसके पास, तीसरी बात जनसंख्या का जो स्वरूप है वो कैसा है, वहाँ की विचारधारा कैसी है, उस राष्ट्र ने कौन सी विचारधारा को अपनाया हुआ है, वहाँ का नेतृत्व कैसा है, वहाँ पर मनोबल कैसा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को किस तरीके से, तकनीकी को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, कूटनीति किस प्रकार से काम में लाई जाती है। तो ये सारे विभिन्न तत्व, उसकी जानकारी हमें देखनी है कि कैसा प्रभाव ये सारे तत्व किस राष्ट्र पर डालते हैं और उनकी राष्ट्रीय शक्ति को किस प्रकार से वृद्धि करते हैं। तो कुछ 2-3 जो बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में। उसमें सबसे पहला है भूगोल। नेपोलियन बोनापार्ट ने भूगोल के लिए, यानी भौगोलिक स्थिति किसी भी राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है उस राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करने में। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, यानी उस देश का भौगोलिक स्थिति क्या है, उस भौगोलिक स्थिति में भी 4 बातें हमें समझनी है। वहाँ का क्षेत्रफल कैसा है, जनसंख्या, जलवायु,
स्थलाकृति और लोकेशन यानी अवस्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्षेत्रफल यानी साइज उस राष्ट्र का क्या है। तो ये एक कॉमन फैक्टर है कि कोई भी राष्ट्र का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी शक्ति का विस्तार ज़्यादा होगा। तो कोई भी महाशक्ति, कोई भी देश तभी बन पाता है जब उसकी क्षेत्रफल आकार में वो राष्ट्र बड़ा हो, और यदि आकार बड़ा होगा तो उसकी जनसंख्या भी विशाल होगी, जो कि उसको फ़ायदा देगी आर्थिक विकास करने में, सैनिक विकास करने में, सैनिक शक्ति में अभिवृद्धि करने में। तो इस प्रकार से कोई भी बड़े क्षेत्र वाला राष्ट्र जो है वो अधिक जनसंख्या संभाल सकता है, और दूसरा ये चीज़ सैनिक लाभ भी पहुंचाती है, आर्थिक विकास में भी सहायक होती है। तो इस प्रकार से कोई भी देश यदि सुविशाल आकृति का है तो आक्रमणकारी के सामने कई प्रकार की दुविधाएं, कई प्रकार की समस्याओं का उस देश को सामना करना पड़ता है, जैसे यातायात है, संचार है, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है युद्ध के समय। तो ये सारी बातें बहुत टिपिकल बन जाती है, और उस राष्ट्र के सामने इस प्रकार की जो समस्याएं आती है आक्रांत देश के, वो ये समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि यदि राष्ट्र बड़ा है तो उसकी शक्ति निर्माण में यही बात सहायक सिद्ध होगी। कई बार क्या होता है कि राष्ट्र का साइज यानी आकार तो बड़ा है लेकिन अनुपयोगी है, तो वो कोई काम का नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कनाडा है, बहुत विशाल राष्ट्र माना जाता है, लेकिन फिर भी आकार में बहुत विशाल माना जाता है, लेकिन उसका जो उपयोगी क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, पूरी बर्फ़ से ढका हुआ है, अनुपयोगी क्षेत्र ज़्यादा है। और सहारा जो आप सुनते हैं बहुत बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, वो भी कोई उपयोगी क्षेत्र में नहीं आता। इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया है बहुत ही रेगिस्तान से भरा हुआ है, जंगलों से भरा हुआ ब्राज़ील है। तो ये कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने जो ये दर्शाते हैं कि बड़ा आकार होने से राष्ट्रीय शक्ति निर्माण में ये चीज़ सहायक कई बार नहीं भी होती है। ये डिपेंड करता है कि वो जो क्षेत्रफल है कितना उपयोगी है और कितना अनुपयोगी है। ठीक है, इसके बाद ये हम देखते हैं कि कई बार बड़ा आकार जो है वो शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन कई बार छोटे राष्ट्र भी जैसे जापान है, बेल्जियम है, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, लेकिन विशाल क्षेत्र वाले जो कई राष्ट्र हैं वो उनसे पीछे हैं। तो ये हमें समझना है कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में विशाल आकार एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, ये प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, और एक सीमित ही इसका उदाहरण राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जलवायु है, उस क्षेत्र की जलवायु जो है, यहाँ का वेदर, मौसम कैसा है। जलवायु जनरली शीतोष्ण जलवायु बहुत अच्छी मानी जाती है, समशीतोष्ण जलवायु अच्छी मानी जाती है, लेकिन कई राष्ट्रों की जो जलवायु है, कई एरियाज़ की जो जलवायु है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारत है, बहुत कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का जो मौसम या जलवायु है वो राष्ट्र की शक्ति को अभिवृद्धित करने में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है वहाँ आप जलवायु को कृत्रिम साधनों से चेंज किया जा सकता है। सर्दी पड़ रही है तो वैसा चेंज किया जा सकता है। बारिश यदि ज़्यादा हो रही है या किसी में बारिश कम है तो उसके माध्यम से बारिश कृत्रिम रूप से भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये जो जलवायु है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में। उसी प्रकार जलवायु से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वहाँ की स्थलाकृति,
यानी कि टोपोग्राफी कैसी है, यानी कि वहाँ जो जलवायु है वो डिपेंड करता है कि उस राष्ट्र का स्थलाकृति क्या है, यानी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और प्राकृतिक सीमाएं कैसी है उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल भारत हिमालय से घिरा हुआ है उत्तर में, तो वो बहुत ही हमेशा से रक्षा करता आया है, लेकिन आजकल कोई भी चीज़ दुर्गम्य नहीं रह गई है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आजकल ये तत्व भी इतना लाभ नहीं दे पाता किसी भी राष्ट्र को। स्थलाकृति जैसे इंग्लिश चैनल है, इंग्लैंड में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल था, लेकिन इंग्लिश चैनल भी आज एक खाई से अधिक महत्व नहीं रखती, उसको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको भी सुविधाजनक बना दिया गया है। और लास्ट में सबसे ज़रूरी है कि उस राष्ट्र की लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है, यानी वो भूमध्य रेखा पर स्थित है या विषुवत रेखा पर, और कितना समुद्र से घिरा हुआ है, कितना महासागर से घिरा हुआ है, उसका लाभ जरूर उस राष्ट्र को मिलता है। उसको आर्थिक व्यवस्था का जो आर्थिक व्यवस्था में जो सुधार करने हैं, उसका जो विकास करना है, सैनिक दृष्टि से अपने आप को सेफ रखना है, ये सब चीज़ें उसकी अवस्थिति पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से भूगोल के ये 4 तत्व जो अभी हमने देखे, क्षेत्रफल, जलवायु, स्थलाकृति और अवस्थिति, ये बहुत डिपेंड करती है राष्ट्र शक्ति के निर्माण में। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन उस राष्ट्र के कैसे हैं, कृषि आती है उसमें, खाद्यान्न आते हैं उसमें, ईंधन आता है, कई कच्चे माल आते हैं, रॉ मटेरियल आता है, तेल जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके अलावा वनस्पति तेल है, उसके अलावा खाद्यान्न उस राष्ट्र में कैसा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता किसी भी राष्ट्र को संपन्न बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसके अलावा जनसंख्या भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। राष्ट्र शक्ति के तत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, और जनसंख्या नो डाउट किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सैनिक और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से जनसंख्या पर डिपेंड करती है, लेकिन जनसंख्या के लिए कहा जाता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उस राष्ट्र में जनसंख्या की प्रकृति कैसी है, कैसे चरित्र के लोग हैं, कैसे क्वालिटी है जनसंख्या में, यानी यदि बूढ़े ज़्यादा हैं, ये संख्या देखनी बहुत ज़रूरी है, पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं, और जो सैनिक वर्ग है, युवा वर्ग जो सैनिक कार्य करने में कितना उत्साहित है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि जनसंख्या वहाँ की किस प्रकार से लाभ किसी भी राष्ट्र को दे पाती है। इसके अलावा जो जहाँ अधिक जनसंख्या राष्ट्र की शक्ति में बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर कई प्रकार की बाधाएं भी उपस्थित करती है अधिक जनसंख्या। आप भारत का उदाहरण दे सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, यदि मुसीबत आ जाए तो खाद्यान्न की आवश्यकता की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से कई बार ज़्यादा जनसंख्या राष्ट्र शक्ति के अभिवृद्धि में सहायक न हो करके कई बार कई बाधाएं भी उत्पन्न करती है। तो ये डिपेंड करता है कि जनसंख्या की प्रकृति कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। और विचारधारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी राष्ट्र की शक्ति की अभिवृद्धि करने में। 2 विचारधाराएं, लोकतांत्रिक और साम्यवादी विचारधाराएं अपनाई गई है। तो उनमें से कौन सी विचारधारा आपकी परिस्थितियों के अनुकूल है, उस विचारधारा को अपनाने से आपके राष्ट्र के लोगों का चरित्र कैसे निर्माण होता है, राष्ट्रीय मनोबल कैसे बनता है, और वहाँ का नेतृत्व कैसा है, ये सारी बातें भी राष्ट्रीय शक्ति के वृद्धि के निर्माण में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है। और कूटनीति, यानी कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण जो करता है उसमें कितना वो सहायक सिद्ध होती है, किस प्रकार से नीतियों को बना करके
जो अच्छी नीतियां हैं उनको अपना करके राष्ट्र का विकास संभव है। ये सारी बातें हमें राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में इसमें पूरी तरह से जानकारी देनी है। धन्यवाद।